फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टिपू इन्फो। डियर फ्रेंड्स, हमने टॉपिक शुरू किया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, जिसमें हार्ट डिसीज़ के मतलब जितनी भी प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं वो हम पढ़ते हैं, और उन कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में जितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो हार्ट फेलियर की डिसीज़ की प्रोटोटाइप ड्रग्स थी वो डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम एंजाइना जो एक डिसीज़ है उसकी प्रोटोटाइप ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर 20 है। इसके पिछले तमाम लेक्चर जो है आप मेरे चैनल पर जाके सुन सकते हैं। तो आज के टॉपिक में क्या हम पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एंजाइना एंड इट्स टाइप। एंजाइना क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, और इसके बाद पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन जो एक ड्रग्स है एंजाइना की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। उसके बाद पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोलोल, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और पैराम्पियर्स। ये 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको इनकी तमाम जो ड्रग्स की थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। तो दिस तमाम ड्रग्स की डिस्कस करने से पहले मैं आपको ज़रा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं उसको ज़रा डायग्रामेटिकली समझाना चाहता हूँ। तो आप अगर देखें कि कार्डियोवास्कुलर के अंदर जो डिसीज़ होती हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ड्रग्स जो इस्तेमाल होती हैं हार्ट फेलियर की, वो फिर एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ी हैं, फिर रिथमियाज पढ़ी हैं, फिर हाइपरटेंशन पढ़ी हैं। ठीक है, तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स में आ जाती हैं नेट्रो ग्लाइसरीन, को ऑर्गेनिक नाइट्रेट भी कहते हैं। आज का यही हमारा टॉपिक होगा। और प्रोप्रानोलोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बीटा ब्लॉकर की, जो कि हार्ट फेलियर में भी इस्तेमाल होती है, एंजाइना में भी इस्तेमाल होती है, थिमियात, हाइपरटेंशन तमाम के अंदर ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वेरापेनल्स। ये ड्रग्स है, 3 टाइप्स ऑफ ड्रग हैं, वेरापेनल्स, प्रोप्रानोल और नाइट्रोग्लिसरीन। ये 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स इसमें होती हैं एंटी एंजाइनल में। ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो इसके बाद जो है और जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं हाइपरटेंशन की, इसमें आ जाता है डायरेटिक्स, प्रोप्रानोलोल, कैप्टोप्रिल, लोसार्टिन, एलिस्क्रेंस, अल्फा ब्लॉकर। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हम ड्रग पढ़ चुके हैं। ड्रग्स फॉर हार्ट फेलियर, प्रोटोटाइप ड्रग जो हार्ट फेलियर की हैं उसमें है कैप्टोप्रिल, लोसार्टिन, प्रोप्रानोलोल, डायरेटिक्स, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, डाइजेक्शन डिजिटालिस। रिथमियाज में रहती हैं, क्लास 1 में आ जाते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर क्विनिडाइन, और क्लास 2 में रहता है बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोलोल, क्लास 3 में रहता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एन्योड्रिन, और क्लास 4 में आ जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वीरापेनिस। ठीक है, ये हमारी ड्रग्स हैं रिथमियाज की। तो ये हमने डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया कि हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट फेलियर, रिथमियाज और एंजाइना, हाइपरटेंशन, ये 4 तरह की डिसीज़ हैं जो किसके अंदर आती हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आती हैं। फिर इनके अंदर डिफरेंट तरह की प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं। अगर हम ये सारा डायग्राम याद कर लें तो हमारा पूरा चैप्टर जो है इसी एक डायग्राम को याद करने से 50% कवर हो जाएगा। तो बहरहाल आज का हमारा टॉपिक होगा एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स आज हम डिस्कस करेंगे। एंटी एंजाइनल ड्रग्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि एंजाइना क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। एंजाइना क्या होता है? एंजाइना इज़ अ पेन और डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट, यानी जो हमारे चेस्ट में पेन या डिस्कम्फर्ट होती है उसको हम एंजाइना कहते हैं। इट इज़ मेजर सिम्टम ऑफ हार्ट डिसीज़। ये हार्ट डिसीज़ की अहम अलामत है। इट इज़ कॉज्ड बाय कोरोनरी ब्लड फ्लो एंड दैट इज इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द मायोकार्डियम लीडिंग टू इस्कीमिया। यानी एंजाइना कब होता है? एंजाइना तब होता है जब कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो सही नहीं हो रहा होता, या कोरोनरी ब्लड फ्लो के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मायोकार्डियल जो मायोकार्डियल जो टिश्यू होते हैं, मायोकार्डियल वेसल्स होती हैं, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने की वजह से हमें एंजाइना फील होता है। तो अगर एंजाइना सीवियर कंडीशन में चला जाए तो वो उसको इस्कीमिया कहा जाता है। उसके बाद आती है एंजाइना की टाइप्स। एंजाइना की टाइप्स कौन सी हैं? टिपिकल एंजाइना में आ जाता है। सबसे पहली टाइप है टिपिकल, जिसको स्टेबल एंजाइना भी कहते हैं।
टिपिकल अंजाइना को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज़ ड्यू टू बर्निंग एंड हैवी फीलिंग इन द चेस्ट, इट अक्कर्स विद द फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल एक्साइटमेंट। यानी ये जो स्टेबल एंजाइना है इसको टाइपिकल एंजाइना कहते हैं। यानी ये आप हमारी नॉर्मल रूटीन में हो जाता है जब हम कोई रनिंग वगैरह कर रहे होते हैं या कोई इमोशनल एक्टिविटी करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्साइटमेंट होती है, तो हमारी जो है हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है हार्ट में। तो कुछ देर रिलैक्स करने के बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, तो इस टाइप को हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। ठीक है, ये डेंजरस नहीं होता। तो दूसरी टाइप है उसको कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना को लिए हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। अनस्टेबल एंजाइना जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें मायोकार्डियल इंफ्रेक्शंस यानी सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कार्डियो सेल। तो कार्डियो सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वही बात है कि कोरोनरी ब्लड फ्लो के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर चेस्ट पेन होती है जो कि फ्रिक्वेंसली इंक्रीज फ्रिक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती रहती है, तो उसको कम करने के लिए हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होती है अनस्टेबल एंजाइना। तो थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना जो है ये एक ऐसी टाइप है जिसको अनकॉमन पैटर्न ऑफ एपिसोड ऑफ एंजाइना, यानी इसके ये असल आप समझ लें असल आपकी हार्ट की डिसीज़ हो सकती है कि इसके अंदर आपको एपिसोड आते हैं, यानी वक्तन फ़वक्तन आपको चेस्ट पेन होता रहता है फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, जब इसका आप रेस्ट की हालत में होते हैं तो आपको चेस्ट पेन महसूस होता है। सिम्टम इसकी क्या है, एक तो रेस्ट की हालत में महसूस होता है, दूसरा इट इज़ काज्ड बाय डिक्रीज ब्लड फ्लो टू दी हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स के अंदर जो है ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसलिए वेरिएंट एंजाइना क्रिएट होता है। जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसके अंदर भी ब्लड फ्लो कम पहुंचता है, वहाँ पर हमें स्पाज़्म यानी खिंचाव महसूस होता है। इट इज़ रिलीव्ड बाय कोरोनरी वैसोडाइलेशन। यानी जब वेरिएंट एंजाइना होता है, जो वैसोडाइलेटर है जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जब हम ये इस्तेमाल करेंगे तो ये वेरिएंट एंजाइना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं एंजाइना की, उसकी जो पहली ड्रग है उसका नाम है ऑर्गेनिक नाइट्रेट। ऑर्गेनिक नाइट्रेट को हम कहते हैं नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन जो मार्केट में अवेलेबल है उसका नाम है एनजीसेट। एनजीसेट का जो फार्मूला है वो नाइट्रोग्लाइसरीन है। ठीक है, जब भी पेशेंट को जो है हार्ट पेन होगी तो वो नाइट्रोग्लाइसरीन इस्तेमाल करके अपना जो है हार्ट के रिलीव कर सकता है एंजाइना की ट्रीटमेंट। तो नाइट्रोग्लाइसिन क्या होती है, इट इज़ रैपिडली रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। देयर आर सिंपल नाइट्रिक एंड citrus acid ester of the glycerin. It is rapidly reduce myocardial oxygen demand and used in the treatment of angina. There are simple nitric and citrus acid ester of the glycerin. यानी वही तो उसका फार्मूला बता दिया कि नाइट्रोग्लाइसिन क्या होते हैं, नाइट्रिक होते हैं, सिट्रस एसिड एस्टर होते हैं ग्लाइसरोल के। ठीक है, तो ये ख़त्म करती है मायोकार्डियल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है, जब चेस्ट पेन होती है, जब मायोकार्डियल के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड क्रिएट होती है तो उसकी डिमांड को ये ख़त्म करती है। इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, एंजाइनिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि नाइट्रेट्स डिक्रीज कोरोनरी वैसोकंस्ट्रक्शंस एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो बाय रिलैक्सिंग कोरोनरी आर्टरीज। नाइट्रेट्स जो है काम करते हैं कोरोनरी वैसोकंस्ट्रक्शंस को, जो कोरोनरी जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है मायोकार्डियल वेसल्स के अंदर, तो उसके लिए जो नाइट्रेट्स काम करती है कि कोरोनरी वैसोकंस्ट्रक्शन को कम करती है। जो वेजल्स होती हैं वो सिकुड़ी होती हैं, उसको कंस्ट्रक्शन वेजल कंस्ट्रक्शन की कम होती है, तो जब वेजल कंस्ट्रक्शन कम होगी और ड्रग्स जो है डायलेट करेंगी जिससे ब्लड फ्लो जो है आराम से कोरोनरी आर्टरीज तक पहुंच जाएगा। जब ब्लड फ्लो कोरोनरी आर्टरीज तक पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी, जिससे हमारी जो है एंजाइना की ट्रीटमेंट हो जाएगी। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स ये हैं, इट इज़ गिवन by the sublingually or vasotransdermal patches because it has significant first pass metabolism. It is given by sublingually, यानी इसको जुबान के नीचे रख के देते हैं या वो ट्रांसडर्मल पैचेस हम इसको देते हैं।
बिकॉज इट हैज सफिशिएंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो जो है बेहतर होता है। इट हैज सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजर के ही जाती है टारगेट सेल्स तक ट्रीटमेंट के लिए। एडवर्स इफेक्ट ये हैं कि इसके एडवर्स इफेक्ट ये है कि अपना नाइट्रोग्लिसरीन जो है इससे इस्तेमाल करने से हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, पोस्टल हाइपोटेंशन यानी आपको जो पोजीशन के तौर पर हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड फ्लो आपका शूट कर सकता है, फेशियल फ्लैशिंग यानी आपका चेहरे का रंग उड़ सकता है, इस वजह से टैकीकार्डिया यानी हार्ट बीट आपकी तेज़ हो सकती है एंजाइना के इस्तेमाल से। ठीक है, ड्रग है उसका नाम है प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल का जो पूरा नाम है नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट या बीटा ब्लॉकर। प्रोप्रानोलोल भी एक बीटा ब्लॉकर है, इसके अलावा दूसरे भी बीटा ब्लॉकर हैं, एंटेनालोल, मेटोप्रोलोल। तो फोकस हमारा यहाँ पर है प्रोप्रानोलोल के ऊपर। तो असल में जो बीटा रिसेप्टर होते हैं वो हमारे वैसोडाइलेशन क्रिएट करते हैं। तो प्रोप्रानोलोल ने क्या करना होता है, बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को जाके ब्लॉक कर देना होता है, यानी वैसोडाइलेशन नहीं होने देते और जो है उससे उसके अपने इफ़ेक्ट शो होते हैं। ठीक हो गया। प्रोप्रानोलोल को अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या काम करती है। ऑल क्लिनिकली अवेलेबल बीटा ब्लॉकर और कम्पिटेटिवली एंटागोनिस्ट, यानी जितने भी बीटा ब्लॉकर होते हैं जैसे कि प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर है, ये क्या होते हैं, कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। ये भी कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। इससे पहले जो हमने पैराजोसन पढ़ी है ड्रग, वो भी कम्पिटेटिवली ब्लॉक करती थी अल्फा रिसेप्टर को, और जो प्रोप्रानोलोल है ये कम्पिटेटिवली ब्लॉक करती है एक्टिविटी को, बीटा ब्लॉकर की एक्टिविटी को, इसलिए ये बीटा ब्लॉकर है कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट का। ठीक है, इट एक्ट ऑन बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर। जो प्रोप्रानोलोल होती है ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर के ऊपर जाके इसने एक्ट करना होता है, यानी दोनों रिसेप्टर में जहाँ बिंड होता है वहाँ पर ये जाके कम्पिटेटिवली बाइंड हो जाती है और उनकी एक्टिविटी को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो इसलिए इसको बीटा ब्लॉकर्स कहा जाता है। The name of all beta blocker ends in olol, OL except for libetalol and carvedilol। तो ये आपका लाइन जो है आपकी MCQs में आ सकती है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि जितने भी बीटा ब्लॉकर होते हैं उसके नाम के आखिर में ओलोल होता है, OL होता है, एक्सेप्ट सिवाय किसके, लिबेटालोल और कार्विडिलोल। ठीक हो गया। तो ये आपकी नेमिंग कन्वेंशन है कि उनके आखिर में OL आता है। प्रोप्रानोलोल की और क्या खसूसियत है, ये जो है ना सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन ऑफ वंस अ डेज इन अवेलेबल, यानी मार्केट के अंदर ये प्रोप्रानोलोल जो है दिन में एक दफ़ा की डोजिंग में अवेलेबल है, पाई जाती है, और इसको हम कहते हैं सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन, यानी 24 आवर में 1 टाइम इसको एडमिनिस्टर किया जाता है प्रोप्रानोलोल को। ठीक हो गया। प्रोप्रानोलोल के अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इसका सबसे पहला एक्शन आता है कार्डियोवास्कुलर, यानी कार्डियोवास्कुलर में क्या करना होता है, इट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना, हार्ट फेलियर, इट डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय डिक्रीजिंग द मायोकार्डियल कंस्ट्रक्शन, यानी जो प्रोप्रानोलोल होती है ये अंजाइना की ट्रीटमेंट में और हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट इस्तेमाल होती है। अंजाइना क्या होती हैं, चेस्ट पेन होती हैं, तो वहाँ उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोप्रानोलोल। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है कि इसके खाने से, प्रोप्रानोलोल को एडमिनिस्टर करने से जो कार्डियक आउटपुट होती है या जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मायोकार्डियल कंस्ट्रक्शन फोर्स कम होती है, यानी हार्ट को अपने पंप करने के लिए कम फोर्स चाहिए होती है, तो इसलिए कार्डियक आउटपुट भी इससे कम हो जाती है और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी कम हो जाती है। रिस्पायरेटरी ट्रैक में इसका क्या इफेक्ट होता है, प्रोप्रानोलोल एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर एंड काज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का बायस बनती हैं, क्योंकि बीटा रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे लंग्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो जब प्रोप्रानोलोल हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो बीटा ब्लॉकर के ऊपर, बीटा रिसेप्टर के ऊपर जाके उन्हें अमल करना होता है और
ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करनी होती है, यानी जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती हैं वो डायलेट होती हैं, तो उससे हमारा जो एयरवेज होता है वो सही काम नहीं करता। जब हम ब्रोंको कंस्ट्रक्शन उसको क्रिएट कराते हैं ड्यू टू यूज़ ऑफ प्रोप्रानोलोल, तो एयरवेज जो है राइट वे में काम करता है ड्यू टू ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट इसका जो इफेक्ट होता है वो आइज़ के ऊपर होता है। आइज़ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है? इट रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर स्पेशली इन ग्लोकोमा। आइज़ के ऊपर इनका इफेक्ट ये होता है कि ये इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है इन ग्लोकोमा में वो कम हो जाता है ड्यू टू यूज़ ऑफ प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल ग्लोकोमा जो है ये हमारा आइज़ की डिसीज़ होती है जिसके अंदर जो है पीपल्स जो है पीपल्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी फ्लूइड को ड्राइनेस के लिए हम प्रोप्रानोलोल इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर आइज़ का कम हो जाता है इन केस ऑफ ग्लूकोमा। नेक्स्ट जो इसका काम है वो है इंक्रीज दी सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन में रिटेंशन को बढ़ाने के लिए, यानी जो सोडियम की मकदार होती है जिसमें बढ़ाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रोप्रानोलोल को। ड्यू टू इन डिक्रीज इन बीपी ब्लड प्रेशर देयर इज डिक्रीज इन रेनल परफ्यूजन। रेनल परफ्यूजन के अंदर कमी आ जाती है। रेनल परफ्यूजन क्या होता है कि किडनी जो है जो हमारा वेस्ट किडनी जो है वाटर को वेस्टेज में कन्वर्ट करती है, इसको हम रीनल परफ्यूजन कहते हैं। जो वाटर वेस्ट यानी वाटर के अंदर से वेस्ट को वाटर के अंदर से वेस्ट निकालने के अमल को हम रीनल परफ्यूजन कहते हैं। तो रीनल परफ्यूजन का जो अमल है वो प्रोप्रानोलोल की इस्तेमाल से वो कम हो जाता है, जिससे जिस्म के अंदर सोडियम की रिटेंशन यानी सोडियम की मकदार बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन सोडियम रिटेंशन इन प्लाज्मा वॉल्यूम, यानी सोडियम रिटेंशन और प्लाज्मा वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका जो मेन इफेक्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है प्रोप्रानोलोल का वो है डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर यानी इस शुगर की मकदार जो है इस जिस्म के अंदर बढ़ जाती है ड्यू टू यूज ऑफ प्रोप्रानोलोल। बीटा ब्लॉकर लीड्स टू डिक्रीज इन ग्लूकोज सिक्रीशंस, यानी ग्लूकोज की जो मकदार होती है उसको क्या कहते हैं, बीटा ब्लॉकर उसको कम करते हैं। इफ़ द टाइप 1 डायबिट पेशेंट इज गिवन प्रोप्रानोलोल दे मॉनिटर केयरफुली, यानी बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को जिस्म से निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज की मकदार जो है जिस्म में कम हो जाती है। अगर कोई शुगर का पेशेंट होता है या डायबिटीज़ का पेशेंट होता है तो उसको ये एडमिनिस्टर करते हुए उसको केयरफुली मॉनिटर किया जाता है, ताकि अगर उसको ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार कम हो रही है तो इसकी एडमिशन को फ़ौरन रोका जाए और उसके ग्लूकोज को नॉर्मल किया जाए इन अ बॉडी। तो ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो पहला है इसका कार्डियोवास्कुलर में, दूसरा रिस्पायरेटरी ट्रैक में, आइज़ के अंदर, और इंक्रीज इन सोडियम रिटेंशन और डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उम्मीद है आप उनको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रोप्रानोलोल का, वो उसका है थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ प्रोप्रानोलोल। थेराप्यूटिक यूज़ यानी ये किन किन बीमारियों में और कैसे कैसे इस्तेमाल होती है, इसको हम थेराप्यूटिक यूज़ कहते हैं। ठीक है, थेराप्यूटिक यूज़ में सबसे पहले ये हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है जो प्रोप्रानोलोल होती है। हाइपरटेंशन में का मतलब कि जब आपका बीपी एकदम शूट कर देता है, हाई हो जाता है, तो उसको लोअर करने के लिए हम प्रोप्रानोलोल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये ग्लूकोमा में इस्तेमाल होती है। ग्लूकोमा आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारी आइज़ की डिसीज़ होती है, यानी प्रोप्रानोलोल या बीटा ब्लॉकर क्या कहते हैं, इफेक्टिव इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा। इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है ग्लूकोमा में के अंदर, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होती है प्रोप्रानोलोल या बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो तीसरा ट्रीटमेंट है इसका मिग्रेन में। मिग्रेन क्या होता है, आधे सर का दर्द होता है। ये ऐसी बीमारी है जो कि 20 से 30 साल के लोगों में आती है और इसकी
एपिसोड्स होती हैं, यानी ये कुछ वक्त के लिए आती है और महीने बाद आती है, फिर हफ्ते बाद आती है, यानी एपिसोड की शक्ल में ये बीमारी होती है। इसको कहते हैं मिग्रेन। मिग्रेन की ट्रीटमेंट में भी ये प्रोप्रानोलोल इफेक्टिव है। प्रोप्रानोलोल हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग मिग्रेन एपिसोड व्हेन दे यूज प्रोफ्लैक्टिकली, यानी जब हम इसको प्रोफ्लैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं, यानी हम उसको जल्द के ऊपर या इस्तेमाल करते हैं, तो इस इस्तेमाल से वो मिग्रेन की ट्रीटमेंट हो सकती है, एपिसोड कम हो सकती हैं। नेक्स्ट का जो प्रोप्रानोलोल का ट्रीटमेंट है वो है एंजाइना में। एंजाइना चेस्ट पेन को कहते हैं, तो इसके मिनिमाइज करने के लिए इट मिनिमाइज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ट मसल। हार्ट यानी जब हार्ट मसल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो वो एंजाइना क्रिएट होती है, एंजाइना चेस्ट पेन क्रिएट होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करने में हेल्पफुल होती है प्रोप्रानोलोल, और इट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पेन, और चेस्ट पेन को कम करने में भी हेल्पफुल होती है। लास्ट में आ जाते हैं प्रोप्रानोलोल के एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट ये है कि प्रोप्रानोलोल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में आपको बताया कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वो लंग्स के जो ऊपर रिसेप्टर होते हैं, बीटा रिसेप्टर, वो डायलेशन क्रिएट करते हैं, जबकि ये जाके वहाँ पर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, एयरवेज को डिस्टर्ब कर सकती हैं प्रोप्रानोलोल। डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म, यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म का निज़ाम है, जो आप फूड वगैरह लेते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन या एब्जॉर्प्शन का निज़ाम डिस्टर्ब हो सकता है। सेक्सुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, ये इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट। ठीक हो गया। लास्ट में आपका टेस्ट होता है, जो भी आपने सुना होता है कि थोड़ा सा आपको पता चले कि हमें कुछ समझ आई या नहीं आई। इस टेस्ट के अटैम्प्ट करने से आपको आज के टॉपिक का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और मुझे भी पता चल जाएगा कि क्या मैं किस बेहतर हद तक आपको समझा सका हूँ। अगर नहीं समझा सका तो उसको मैं अपना समझाने का अंदाज ज़रा और बेहतर करूँगा। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्यों इस्तेमाल होती है? नाइट्रोग्लिसरीन इस्तेमाल होती है स्टेबल एंजाइना में, अनस्टेबल एंजाइना में, वाइट एंजाइना, पेक्टरस में, या ऑल ऑफ देम। इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपने मुझे बतानी है कमेंट्स की शक्ल में। अगर कमेंट्स नहीं दे सकते तो आप अपने तौर पर अपना अटैम्प्ट कर लें कि आपको कौन सा इसमें आंसर सही लगता है, तो अपना जजमेंट आप चेक कर सकते हैं अपनी। तो डेयर व्यूअर्स, तो फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे एंटी रिथमिक प्रोटोटाइप ड्रग्स, तो डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो है हमारा टॉपिक जो है एंड होता जाएगा CBS का। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।